आप मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के दौरान जब भी चार्ट पर इस तरह से किसी एक लेवल के पास प्राइस को रिवर्स होता हुआ देखते हैं तो आप वहां नीचे सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करते हैं, और जब भी प्राइस किसी लेवल के पास से रिजेक्शन लेकर नीचे जाने की कोशिश करती है तो वहां रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करके इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही मार्केट आपके मार्क किए हुए लेवल को ब्रेक करता है तो आप ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर आपके एंट्री करते ही मार्केट आपको प्रॉफिट देने की बजाय आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और मेरे विचार से आपके सामने ये सिचुएशन बार बार आती रहती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर बार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है? मेरे विचार से आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स इसे मार्केट की गलती मानकर इसके पीछे का असली कारण जाने बगैर अगले ट्रेड में एंट्री करने का मौका ढूंढने लगते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह दोहराने के कारण कभी मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। इसलिए आज के वीडियो में हम लाइव मार्केट में चार्ट को पढ़ते समय आपको कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आपको चार्ट पर की लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 23 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर लगभग 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर ट्रेड कर रहा है। अब इस चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर आप इसे कैसे एनालाइज करते, इसे वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए मन में सोच लें। जहां तक मैं आपकी साइकोलॉजी को जानता हूं, आप में से बहुत से ट्रेडर यहां नीचे एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां प्राइस बहुत तेजी से रिवर्स होकर ऊपर आई है। साथ ही यहां हायर लेवल्स पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है, इसीलिए आप यहां रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे और यहां नीचे फिर से सपोर्ट एरिया बनाएंगे, क्योंकि इस एरिया से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। अगर आपने भी इसी तरह से इस चार्ट को एनालाइज किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब क्योंकि यहां चार्ट पर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स को बना चुके हैं, इसलिए आप इन लेवल्स का ऊपर और नीचे ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो तो आप यहां ट्रेड में एंट्री कर सके। एक बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से आपका ये एनालिसिस लगभग सही है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय चार्ट पर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने के अलावा इन लेवल्स के दौरान चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को भी पढ़ता है। जैसे कि जब मार्केट पहली बार यहां नीचे से रिवर्स होकर ऊपर निकला तो चार्ट पर बहुत बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनी है। इसका मतलब यहां लोअर लेवल्स पर बहुत स्ट्रांग डिमांड एरिया मौजूद है, लेकिन प्राइस पहली बार जब हायर लेवल्स से रिजेक्शन लेकर नीचे आती है तो यहां वो इस फेयर वैल्यू गैप को फील करते ही ऊपर निकल जाती है, लेकिन हायर लेवल्स पर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलने में फेल होने के कारण फिर से नीचे आती है। साथ ही अगर आप यहां चार्ट पर बन रहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे तो यहां से जब पहली बार प्राइस ऊपर निकलती है तो 3 बुलिश कैंडल्स में ही लगभग 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है, लेकिन दूसरी बार जब प्राइस इस एरिया से वापस रिवर्स होती है तो इसी 50 पॉइंट्स तक जाने के लिए मार्केट को 1 घंटा लग जाता है, जबकि पहली बार प्राइस ने ये दूरी सिर्फ 15 मिनट में पार की थी। इसका मतलब यहां मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम पूरी तरह खो चुका है। अब अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक भी करता है तो यहां एक प्रो ट्रेडर इस ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके एनालिसिस के हिसाब से यहां मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं है, इसलिए इस तरीके के ब्रेकआउट फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इस एक चार्ट को एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर अपने अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक बिगिनर ट्रेडर यानी कि आपने यहां चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को बनाने के लिए कुछ लाइंस को ड्रॉ करके छोड़ दिया, लेकिन प्राइस के मूवमेंट के पीछे क्या कारण है इसे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन वही एक प्रो ट्रेडर इसी चार्ट को पढ़ते समय सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करने के बजाय इन चार्ट पर बन रहे कैंडल्स को देखकर उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है, और की लेवल्स पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है और कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर बना है इसे भी देखता है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर वो लेवल्स होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसका मतलब चार्ट पर बन रहे बाकी एरियाज के अलावा इन लेवल्स पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, इक्वल हाइज एंड लो, ट्रेंड लाइन और राउंड नंबर लेवल के साथ इस तरीके के और भी लेवल्स जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने का मन बनाते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट में इन दोनों लेवल्स पर प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है,
इसका मतलब इन लेवल्स के पास चार्ट पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, यानी कि इस एरिया में रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब क्योंकि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए इन एरियाज के आसपास फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनते हैं, इसलिए एक प्रो ट्रेडर इन एरियाज में ज्यादा संभल कर ट्रेड करता है। जैसे कि यहाँ मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा दिखाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चार्ट पर बनाता है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर इसे एक रियल ब्रेकआउट मानते हुए यहाँ ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर कुछ ही देर में वही बुलिश कैंडल नीचे जाते हुए रेड कैंडल में बदल जाती है, जिससे इस ब्रेकआउट पर बुलिश ट्रेड में एंट्री करने वाले सभी ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए जब भी चार्ट पर इस तरीके से किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो आपको यहाँ ब्रेकआउट कन्फर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। इसलिए एक प्रो ट्रेडर ठंडे दिमाग से इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट पहले से ही 2 बार इस लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे जा चुका है, और इस बार जब प्राइस इस लेवल के पास आया है तो यहाँ इन कैंडल्स को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ बायर्स पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ प्राइस की मूवमेंट बहुत धीरे होने से कैंडल की साइज भी छोटी हो गई है। इसका मतलब यहाँ मार्केट ने अपना मोमेंटम पूरी तरह गंवाया है, इसलिए इस ब्रेकआउट के सफल होने के चांसेस न के बराबर है। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे आते हुए चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन जब बनाती है तो यहाँ प्रो ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट इस बार बहुत तेजी से नीचे आया है, जबकि पिछली बार नीचे आते समय मार्केट ने बहुत समय लगाया था। साथ ही यहाँ ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है उसे यहाँ मार्केट ने फील तो कर दिया है, लेकिन इस एरिया के ऊपर ज्यादा देर तक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ बेरिश साइड की तरफ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जा सकती है। कुछ ही देर में मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। इस तरह के प्राइस एक्शन में आप 2 प्रकार से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है तो आप यहाँ इस रेड कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ साइड ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनता है और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन कैंडल चार्ट पर बनाती है तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड एंट्री सेटअप को हम कन्फर्मेशन ट्रेड एंट्री कहते हैं। इसी तरह से एक प्रो ट्रेडर चार्ट को देखकर प्राइस एक्शन को समझते हुए बिना एक्साइटमेंट के ट्रेड एंट्री करने का निर्णय लेता है और प्रॉफिट बनाता है, तो वही एक बिगिनर ट्रेडर प्राइस एक्शन को समझे बगैर सीधे ट्रेड में एंट्री करके अपना नुकसान करवा लेता है। इसलिए चार्ट पर बन रही की लेवल को समझकर ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। चलिए अब चार्ट पर कौन कौन से की लेवल पर आपको ध्यान रखना चाहिए ये जानते हैं। की लेवल नंबर 1, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। मार्केट में जब भी प्राइस किसी एक लेवल के पास आकर बार बार वहां से रिजेक्शन फेस करती है तो हम उस एरिया को प्राइस के डायरेक्शन के हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड एरिया कहते हैं। जैसे कि अगर प्राइस लोअर लेवल से रिजेक्शन लेकर रिवर्स होकर ऊपर निकलती है तो हम इस एरिया को डिमांड एरिया कहते हैं। उसी तरह अगर प्राइस हायर लेवल्स पर रिजेक्शन लेकर नीचे गिरती है तो हम इसे एक सप्लाई एरिया कहते हैं। डिमांड एरिया में बायर्स कंट्रोल में होते हैं तो सप्लाई एरिया में सेलर्स प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जब भी प्राइस इन दोनों एरियाज में आती है तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए लोअर हाइज चार्ट पर बनाती है। इसका मतलब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करने में बार बार फेल हो रहा है, यानी कि यहाँ सेलर्स मार्केट में जब भी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो वहां फिर से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता। इसलिए हम यहाँ चार्ट पर सप्लाई एरिया को मार्क करके प्राइस के इस एरिया में दोबारा आने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस जैसे ही फिर से लोअर लेवल्स के पास रिजेक्शन लेकर हमारे मार्क किए हुए सप्लाई एरिया में आती है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हम हमारा स्टॉप लॉस हमारे सप्लाई एरिया के ऊपर रख सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस ऊपर निकलते हुए हमारे सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेकर तेजी से नीचे गिर जाती है। बहुत से लोग इस सेटअप को हल्के में लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट आपको सप्लाई एरिया को मार्क करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एंट्रीज करनी होती है। इसलिए ट्रेडर मार्केट में फैंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे पागल होकर इस बेहतरीन एंट्री सेटअप को भूल जाते हैं। ये सेटअप आपको हर दिन ट्रेड एंट्रीज प्रदान करता है। जैसे कि मैंने यहाँ इस सेटअप को समझाने के लिए निफ्टी 50 के 26 सितंबर के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट का इस्तेमाल किया है। तो वही अगर आप इससे अगले दिन के यानी कि 29 तारीख के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट फिर से हमारे सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेकर बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए आपको नजर आएगा।
साथ ही इसी एक दिन में आप इस सेटअप का इस्तेमाल करके यहाँ फिर से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ट पर जब प्राइस नीचे गिरती है तो कुछ देर के लिए इस लेवल पर रुकने के बाद तेजी से नीचे जाती है। इसका मतलब इस एरिया में सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया चार्ट पर बन रहा है। साथ ही ये एरिया अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए ये एक फ्रेश सप्लाई एरिया है। इसी दिन जैसे ही प्राइस इस एरिया के पास आती है तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर नीचे गिर जाती है, जिससे हमें यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए आप इस ट्रेड एंट्री सेटअप को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जिस तरह सप्लाई एरिया काम करता है उसी तरह डिमांड एरिया भी काम करता है। जैसे कि निफ्टी 50 के इस 1 अक्टूबर के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट लोअर लेवल से रिजेक्शन कैंडल बनाकर तेजी से ऊपर निकला है। इसका मतलब इस एरिया में बायर्स एक्टिवली बाइंग कर रहे हैं और वो प्राइस को इस एरिया से नीचे नहीं जाने देना चाहते। इसलिए ये एरिया हमारे लिए एक डिमांड एरिया की तरह काम कर सकता है, और अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही कुछ देर बाद प्राइस इस एरिया में आकर चार्ट पर रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ कुछ ही देर बाद मार्केट ऊपर जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देता है। इसी तरह से 3 तारीख को मार्केट चार्ट पर इस तरीके से लोअर लेवल से रिजेक्शन लेकर तेजी से ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ डिमांड एरिया को मार्क कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस डिमांड एरिया में आती है तो यहाँ से फिर से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है और इसके ऊपर ट्रेड करती रहती है। अब जो भी ट्रेडर इस एरिया में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सके, वो जब प्राइस ये एक फ्रेश डिमांड एरिया बनाती है और यहाँ अगर भविष्य में प्राइस वापस आती है तो फिर से लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब भी प्राइस अपने पिछले डिमांड एरिया को टच करे बिना उससे पहले ही रिवर्स हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ इस लेवल पर बायर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो मार्केट में बढ़े हुए दामों यानी कि प्राइस पर खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए ये एक फ्रेश डिमांड एरिया बन जाता है। अब अगर प्राइस यहाँ वापस आती है तो और अधिक नीचे जाने की बजाय यहाँ से ही रिवर्स हो सकती है। इसी वजह से आप यहाँ ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट में की लेवल का इस्तेमाल करके ट्रेड एंट्रीज की जाती है। ये ट्रेडिंग करने का सबसे सिंपल तरीका है और आप जितने सिंपल रहकर ट्रेडिंग करेंगे आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। की लेवल नंबर 2, लिक्विडिटी एरिया। ये निफ्टी 50 का 3 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट तेजी से नीचे गिरने के बाद लोअर लेवल से रिवर्स होकर चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। जहां नीचे डिमांड एरिया बना है तो यहां हायर लेवल्स पर सप्लाई एरिया चार्ट पर क्रिएट हुआ है। अब दूसरी बार जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेकर नीचे जाती है तो यहां फिर से एक फ्रेश सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाता है। जब भी चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड एरिया बनता है तो वहां बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिस वजह से इन एरियाज के पास लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जो कि प्राइस के मूवमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। अब जब प्राइस दोबारा नीचे जाती है तो वो अपने प्रीवियस स्विंग लो को नीचे ब्रेक करने की बजाय उससे पहले ही रिवर्स होकर अपने हायर लेवल्स पर बने सप्लाई एरिया के पास फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके यहाँ रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद फिर से नीचे चली जाती है और लोअर लेवल में डिमांड एरिया के पास बनी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। इसी तरह जब अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को मार्केट ओपन होता है तो प्राइस सबसे पहले इस एरिया में सेलर्स द्वारा बनाई हुई लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद नीचे चली जाती है। इसका मतलब आपको चार्ट पर जब भी सप्लाई एंड डिमांड एरिया बनते हैं तो उसके साथ उस एरिया के आसपास लिक्विडिटी भी क्रिएट होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, तभी आप इस तरह के फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट ने पिछले दिन के इन दोनों रेसिस्टेंस एरियाज को ब्रेक किया है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ बिना कुछ सोचे समझे सीधे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत बात है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के ब्रेकआउट आपको फंसाने के लिए ही बनाए जाते हैं और ये इतने परफेक्ट होते हैं कि कोई भी ट्रेडर इन्हें देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता और यहाँ सीधे ट्रेड में एंट्री कर लेता है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि चार्ट पर एक ऐसा परफेक्ट ब्रेकआउट आपको दिखा होगा जो एक बेहतरीन ब्रेकआउट के सभी क्राइटेरियाज को पूरा करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है और आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए चार्ट पर आपको जो दिखता है वो होता नहीं और जो दिखता नहीं वो हो जाता है, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट जानबूझकर आपको दिखाने के लिए ही बनाए जाते हैं। इसीलिए थोड़ा धीरज रखते हुए सावधानीपूर्वक ट्रेड एंट्री करने का निर्णय लेना चाहिए। की लेवल्स के दूसरे भाग में हम और भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। धन्यवाद।